मैं हूँ पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरीके से समझा था कि नेशनलिज्म क्या है और इसका आइडिया ऑफ कहाँ आया है, नेशनलिज्म से कैसे आया है। तो लेक्चर नंबर 1 को हम लोग कंटिन्यू करते करते लेक्चर नंबर 2 में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी अच्छे तरीके से रिवॉल्यूशन जो है हम लोग ने डिस्कस किया था कि रिवॉल्यूशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ 1918 है ना, 18 कौन सा था, 1830 है ना। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर आप लोग को समझाएंगे कि रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। और वहाँ पर मतलब आप लोग को अच्छी तरीके से इस हिस्ट्री में सभी को समझना है, ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 95% प्लस ला सकें हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 होने वाली है सर ये, तो हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s का पढ़ेंगे और उसके बाद आने वाली जो भी टॉपिक्स होंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, चलिए तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, होता है नेशनलिज्म एक फीलिंग होता है जो पीपल को डिफिनेट जोग्राफिकल, कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट को प्रदान करता है। ओके, और आगे हम लोगों ने बढ़ा तो नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में जाना, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छी तरीके से बताया कि फ्रेंच में अच्छे काम की और लास्ट में कुछ गड़बड़ काम कर दिए थे, जिसके कारण से उनको भागना पड़ा और हमारे लुई 18 बन गए थे, है ना, फ्रेंच के न्यू प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने समझा कि कैसे धीरे धीरे रिवॉल्यूशन तरफ बढ़ा हमारा फ्रेंच, और वहाँ पर कैसे कैसे कंडीशंस आए और वहाँ पर हमारा नेशनलिज्म का आइडिया बढ़ने लगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को और अच्छी तरीके से समझते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 को स्टार्ट करते हैं। इसको लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे आपको। ठीक है, तो चलिए रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 को समझते हैं। देखिए, तो हम लोग ने पहले समझा कि कैसे स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830, जब हमारा फ्रेंच में एंशियंट रिजीम को लाने की संभावना हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जो अमेंडमेंट्स बने उन पर चार्ल्स टेन ने एक रिज़ल्ट का कायम किया, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 बोलते हैं, जुलाई का। ठीक है, जुलाई महीना था इसलिए हम लोग जुलाई का मंथ था इसके कारण से। ठीक है, चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या दिया हुआ है सारी चीज़ें समझेंगे। चार्ल्स टेन वाज अ डेस्पोटिक एंड रिएक्शनिस्ट रूलर हु वर्कड टू सप्रेस द इमर्जिंग नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक फीलिंग्स इन फ्रांस। चार्ल्स टेन्स हमारे जो थे वही रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 को लाए थे। वहाँ पर डेमोक्रेटिक फीलिंग्स जो थी फ्रांस का, उन्हें सप्रेस कर रहे थे और नेशनलिज्म को मतलब सप्रेस कर रहे थे, जो हमारी नेशनलिज्म बढ़ रही थी। ठीक है, वो सप्रेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी फ्रांस जो है क्रांति में न चल जाए, जिसके कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था, हम लोगों ने देखा था, है ना। इन हिज रिजीम, उनके राज्य में ही क्रिएटेड मैनी स्टेटमेंट्स इन द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी बनाए डेमोक्रेसी के विरोध में। ओके, है ना, इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी बनाए। ही मेड द रिएक्शनिस्ट पॉलीजेनिक एज द प्राइम मिनिस्टर, और वो जो थे एक क्रूर शासक बने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। पॉलीजेनिक एस्टैब्लिश्ड पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक instead of uniform civil code founded by Louis XVIII and tried to adorn with his special powers। देखो क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। पॉलीजेनिक established powerful aristocracy instead of uniform civil। बोलते देखो पॉलीजेनिक जो थे, पॉलीजेनिक रिएक्शनिक पॉलीजेनिक ऐसा, और उन जो चार्ल्स टेन थे, देखो रिएक्शनिक पॉलीजेनिक जो है ये एक नेम है। क्या है, नेम है। ठीक है, इसको याद रखना, नेम है। वो क्या है थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस्टेब्लिश पावरफुल अरिस्टोक्रेसी बनाए, सिविल कोड के दिन जो नहीं लिए, लेकिन लुइस 18 का जो सिविल कोड था उसको लेने के बावजूद वो अपना स्पेशल पावर्स लगाया गया, है ना। उसके बाद द रिवलर्स फेल्ट दिस मूव पोजिनेंसी एज अ चैलेंज एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, रिवलर्स जो थे जब ये ऐसा चैलेंज हो रहा था तो उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन टू द हाउस एंड अदर रिवलर्स एक्सप्रेस सीरियस डिससेटिस्फिकेशन अगेंस्ट पॉलीजेनिक।
तो हो या यूँ कि रिप्रेजेंटेशन जो थी हमारी रिबलर्स का और उसके अदर्स का वो पॉलीजेनिक के अगेंस्ट जाने लगी, जिसके कारण से चार्ल्सटन को ट्राई टू स्ट्रेंज द रिबलर एलिमेंट्स थ्रू 4 ऑर्डिनेशन ऑन 25 जुलाई 1830 हुआ। इसके रिस्पांस में, इसके प्रोटेस्ट के रिस्पांस में चार्ल्सटन ने ट्राई किया कि लिबरल एलिमेंट्स जो हैं वो 25 जुलाई को 1830 में ऑर्डिनेंस किया जाए, यानी कि देखा जाए क्या उन्हें चाहिए और क्या उन्हें मिलना चाहिए, है ना। द वेव ऑफ रिवॉल्यूशन स्प्रेड इन फ्रांस अगेंस्ट दीज ऑर्डिनेंसेस, सिविल वार स्टार्टेड इन फ्रांस ऑन 18 जुलाई 1830। इसके कारण से रिवॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस ऑर्डिनेंस के कारण हमारी जो सिविल वार जो थी फ्रांस में स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली Charleston, in renouncing the throne, migrated to England, and thus the rule of Bourbon dynasty in France came to an end. और इसके कारण से जब रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, तब चार्ल्सटन जो है वो माइग्रेट कर गए इंग्लैंड और यहाँ से बourbon डायनेस्टी हमारे फ्रांस का ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1813 फ्रांस, द थ्रोन वाज हैंडेड ओवर टू ऑर्लियंस डायनेस्टी। तो हमारी जो थ्रोन पार्टी के थे वो हैंडेड करने लगे और उसे ऑर्लियंस डायनेस्टी कहा गया। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लुइस फिलिप हैड गॉट पावर थ्रू द रिवलर्स, जर्नलिस्ट एंड द पीपल ऑफ पेरिस, सो हिज पॉलिसीज रिमेंड इन फेवर ऑफ द रिवलर्स एंड प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक। और इसके रिजल्ट्स में हमारी जो ये डायनेस्टी थी वो पीपल्स के, पेरिस के जो पीपल्स थे वो उन्हें बहुत चाहने लगे और उन्हीं के फेवर में सारे काम होने लगे फ्रेंच में, ठीक है, फ्रांस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स क्या हुआ। हम लोग ने जाना कि रिवॉल्यूशन क्या हुआ और रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ 1830 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसका बुक का जो नोट्स है, बुक का ये जो लिखा हुआ है यही मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मैं अपने जो यहाँ पर स्लाइड्स में मतलब अपने स्क्रीन पर जो करवा रहा हूँ वो आपको नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बुक का नोट्स दे दूंगा ताकि आप लोग को आसान रहे पढ़ने में, ठीक है। इसमें मैंने सारी चीज़ें रीडिंग करके आप लोग को समझा रहे हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। और अगर हम जो हम हाईलाइट कर देंगे और वही हाईलाइट आप लोग अगर कॉपी में नोट्स अगर तो बना लेते हैं तो आप लोग को आसान होती है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो आप लोग अगर उससे लिख सकते हैं तो उसको भी लिख लीजिए, आसान होगा, ठीक है। चलिए इफेक्ट्स ऑफ 1830 रिवॉल्यूशन को जानते हैं, ठीक है। चलिए, थस द जुलाई रिवॉल्यूशन वाज इंडिकेटर ऑफ द फेनोमेना और दैट द इफेक्ट ऑफ फैनेटिक स्टेट और ऑथोरिटीज और वाज डिक्रीजिंग इन द कंट्री। जुलाई रिवॉल्यूशन एक इंडिकेटर था हमारी फ्रांस का, जो एक फनास्टिक स्टेट बनाता है और कंट्री का सारा चीज़ ऑथोरिटीज़ जो है हमारा डिक्रीज़ करता है। इनफैक्ट द एवोल्यूशन जो वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मिडिल क्लास एंड पब्लिक सोवरेनिटी। क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक बार समझेंगे। इनफैक्ट द रिवॉल्यूशन वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मिडिल क्लास एंड पब्लिक सोवरेनिटी। देखो, हम लोग जो प्रैक्टिस सीट्स आपको डीपीपी में दे रहे हैं उसको भी आप लोग बनाते चल जाना, ठीक है। डीपीपी ओपीपी सब मिल रहा है आप लोग को, चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। और उसमें डीपीपी में हम लोग क्या क्या सारे चीज़ें को देख रहे हैं और आप लोग अच्छे से तरीके से पढ़ लेना डीपीपी में, ठीक है। संस्कृत का भी डीपीपी आपको मिल गया ही होगा, आई होप, ठीक है। चलिए, और नोट्स वोट सब मिल जाएगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। द रिवॉल्यूशन रिवाइव द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। द रिवॉल्यूशन रिवाइव द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड प्रूव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वियना कांग्रेस बेसलेस। इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत प्रिंसिपल जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये प्रूव कर दिया कि वियना कांग्रेस जो है वो बेसलेस है, वो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। द इम्पैक्ट हैड बीन ऑन एंटायर यूरोप एंड द वे द एफ्लोरेंसेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म appeared paved the way of politician unification of all European nations, constitutional reforms and development of nationalism। देखो, यही जो रिवॉल्यूशन हुआ हमारी फ्रेंच में, तभी सारे जगह पर नेशनलिज्म जो है स्प्रेड हुआ और सारे पर एक यूरोप में एक नेशनलिज्म का भावना जग गई। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली हैपेंड एंड मूवमेंट स्टार्टेड इन ग्रीस, पोलैंड एंड हंगरी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म विद रिगार्डिंग टू paravating system. Later on people started to oppose Louis Philippe that prepared background of another revolution in France, ठीक है। तो इतने जुलाई रिवॉल्यूशन में जब हमारी रिजल्ट हुई, इफ़ेक्ट्स हुई कि सारे वर्ल्ड में हमारी रिवॉल्यूशन फैल रही है और फ्रेंच में जो है नई भावना आ रही है,
न्यू रिवॉल्यूशन की भावना आ रही है, जहाँ पर लुइस फिलिप एक क्रूर शासक थे, जिसके कारण से उन्हें अपोज करने के लिए उन्हें रिवॉल्यूशन करना पड़ा। और उस रिवॉल्यूशन को हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 बोलते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन को हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 बोलते हैं। ठीक है, लुइस फिलिप वाज अ रिबलर बट हाईली एम्बिशियस किंग। लुइस फिलिप जो हैं वो एक लिबरल थे लेकिन एम्बिशियस किंग थे। टू मेक हिज ओपोनेंट्स हैप्पी फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन ही अपॉइंटेड गुइजॉट एज प्राइम मिनिस्टर इन 1840। ठीक है, फिर उन्होंने 1840 यानी कि 1840 में गुइजॉट को प्राइम मिनिस्टर बनाया, है ना। ठीक है, चलिए, हु वाज अ स्टॉन्च रिएक्शनिस्ट, और ये जो हैं बहुत टंच थे, है ना, रिएक्शनिस्ट थे यानी कि क्रूर शासक थे। ही वाज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये है ना, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाए, इलीगल काम, इसके कारण बहुत अगेंस्ट रहते थे। ही लाइक्ड एसोसिएशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास हु नो इंटरेस्ट इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट हु वेयर इन माइनॉरिटी आल्सो। तो वो लाइक एसोसिएशन को वैसा एसोसिएशन को लाइक करते थे जब कैपिटलिस्ट क्लास उनके इंटरेस्ट में नहीं हो और मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं हो, जो माइनॉरिटी में हो उसे भी लाइक करते थे, है ना। ही हैड नेदर एनी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम नोर वाज ही गेटिंग एनी सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी, और वो नहीं चाहते थे कि कोई रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है उसके ही गेटिंग एनी सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। तो उनके फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कोई नहीं था कि उससे आगे हो जाए। ठीक है, इनके रेजिम में हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण से द काउज क्रिटिसिज्म ऑफ गुइजॉट, बहुत ज़्यादा क्रूर शासक हो गई थी गुइजॉट के अंदर में। अंडर लीडरशिप ऑफ थियर्स द रिफॉर्मिस्ट अगेंस्ट अ ग्रेट फीस्ट इन पेरिस ऑन 20 February 1848, barricades were erected on many places and Louis Philippe was compelled to leave the throne, है ना। तो लुइस फिलिप ने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, गुइजॉट को अपना प्राइम मिनिस्टर हटा दिया। ठीक है, लुइस फिलिप abdicated the throne 25 फरवरी एंड माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, और उसने अपना शासक को छोड़ के इंग्लैंड भाग गया फिर से। आफ्टर दैट द नेशनल असेंबली डिक्लेयरिंग रिपब्लिक गैव राइट टू वोट एवरी मेल अडल्ट above 21 years and guaranteed right to job। ठीक है, हुआ क्या, देखो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। देखो, इसके बाद नेशनल असेंबली को लॉन्च किया गया, जहाँ पर हमारी राइट टू वोट एवरी मेल अडल्ट, और सारे अडल्ट को मिलना चाहिए 21 साल के जो ऊपर है। ठीक है, और वो राइट टू जॉब के अधिकार होना चाहिए। ठीक है, लामार्टिन बिकेम द लीडर ऑफ रिपब्लिकन्स एंड लुइस बिकेम द लीडर ऑफ रिफॉर्मिस्ट, है ना। तो लामार्टिन जो है वो लीडर बन गए उस फिलिप राज का, और लुइस जो है वो रिफॉर्मिस्ट का लीडर बन चुके थे। सून डिफरेंसेस स्टार्टेड बिटवीन थिम एंड लुइस नेपोलियन देम एंड लुइस नेपोलियन बिकम द मोनार्च ऑफ फ्रांस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ और क्या नहीं। तो आप लोग को अच्छी बात है अगर समझ में आई। अगर देखो, यहीं से हमारी बेस स्टार्ट होती है कि सारे नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे हुई, रिवॉल्यूशन कैसे हुआ हमारा फ्रेंच में। जब हमारा लुइस फिलिप एंटर हुआ, लुइस 18 हमारा एंटर हुआ, तब हमारे बहुत हमारी जो फ्रेंच के पॉलिसी के कारण सारे पीपुल लोग ने उसके अगेंस्ट किया, और उसके कारण से रिवॉल्यूशन 1848 हुआ। और वहाँ पर फिर आफ्टर द नेशनल असेंबली जो हुआ, उसके कारण से सारे को वोट मिलने का अधिकार हुआ, जो 21 ईयर से। तो लेकिन अभी पूरी तरीके से फ्रेंच बनी नहीं थी बढ़िया से। राइट टू वोट टू एवरी मेल, ओनली मेल हुआ था, फीमेल नहीं हुआ था। फीमेल भी हो जाता है बाद में। ठीक है, द रिवॉल्यूशन नॉट ओनली टर्मिनेटेड द एंशिएंट रिजीम बट ऑल्सो इन्फ्लुएंटेड इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, स्पेन। देखिए, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो ये नेशनलिज्म है बढ़ रहा था, है ना। The liberals of Italy and Germany availed advantage of increasing public dissatisfaction and pushed forward the demands of establishing the nation state through national unification that was based on the principle of constitution democracy। देखो हुआ क्यों, द रिवॉल्यूशन जो हमारी थी ना ही बल्कि टर्मिनेट हुई, उस रेजिम में पूरे वर्ल्ड में टर्मिनेटेड हुई थी इस रिवॉल्यूशन को, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया सारे में। और यही लिबरल्स जो थे इटली और जर्मनी के विल करते हैं एडवांटेज, ये एडवांटेज को लेकर हमारे इटली और जर्मनी में जाते हैं और वहाँ पर एक नई क्रांति को शुरुआत करते हैं। देखो, उसके बाद हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे। देखो,
इटली बिफोर यूनिफिकेशन, इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। देखो कितनी चेंज लग रही है इटली, तो हम लोग को यहाँ पर समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरी इटली के बारे में लिखा हुआ है, तो इटली हम लोग पढ़ेंगे, इटाली है ना, इटाली जिसको बोलते हैं इटली का, है ना। चलो उसे मजनी कैवर सारे कुछ को पढ़ना है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट करें या फिर हम लोग लेक्चर नंबर 3 को लेके चले, आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देख लेते हैं हम लोग अभी। हो सकता है हम लोग लेक्चर नंबर 3 को ही आधा में रख दें। देखो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पढ़ते हैं अभी तत्काल में, ठीक है। हल्का सा बेसिस नॉलेज दे देते हैं आप लोग को कि कहाँ पर ये इसका नेशनलिज्म जो है बड़ा, ठीक है। देखो हुआ यू इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज मर्जली ए जोग्राफिकल एक्सप्रेशन हैविंग मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। फॉर दिस रीज़न देयर वाज अ सेंस ऑफ एलिनेशन। देखो इटली में जो था वहाँ पर जब बहुत बड़ा देश बना था, है ना। इटाली जो था वो पूरी इटाली नहीं था, छोटे छोटे नेशंस में इंडिपेंडेंटली बटा हुआ था, जिसके कारण से वहाँ पर साउदी को लग रहा था एलिनेशन जैसा, है ना। वहाँ पर एक देश नहीं था, एक बड़ा देश नहीं था, बड़ा कंट्री नहीं था, जिसके कारण से वहाँ पर जोग्राफिकल प्रॉब्लम बहुत सारे आए। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स टू इस्टेब्लिश इटाली एज अ नेशन। वहाँ पर इटाली को नेशन में इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए हैं, एज द फॉरेन नेशंस लाइक फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हैड इंटरफेरेंस इन इटली, देयर रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ यूनिफिकेशन वाज इनएविटेबल, है ना। तो ये फॉरेन नेशन जो थे फ्रांस लाई ऑस्ट्रिया, ये सब इटाली में अपना टांग अड़ाएं और बाधा किए इटाली को यूनिफिकेशन नहीं होने में। लेकिन हमारी इटाली अभी यूनिफिकेट है, एक यूनाइटेड नेशंस बनी है वो, है ना। हेयर द कैपिटल रोम वाज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द पोप। और ये जो रोम है ये पोप के अंदर आती थी पहले, है ना। पोप्स का विश था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली होनी चाहिए, इसका लीडरशिप हमारे मिलना चाहिए और लीडरशिप ऑफ रूलर सारे में होना चाहिए, है ना। बिसाइड्स देयर वर मैनी इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरिपेशंस, है ना। तो इसके कारण से हमारे इटली और यूनिफिकेट होने की कोशिश में था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है कैसे हम वहाँ पर अगर एलिनेशन हुई तो हम लोग नेशनलिज्म मतलब यूनिफिकेट क्यों कर रहे हैं इटली को। इटली जो है छोटी छोटी राज्य में बटी हुई थी। देखो ये है एक राज्य, ये मतलब कंट्री में नहीं बटी हुई थी, अलग अलग कंट्री में बटी है। इटली को एक पूरा साम्राज्य बनाया गया, इतना बड़ा वायलेट कलर का जो दिख रहा है वो इटली है हमारी। तो इसके कारण से हमारी यूनिफिकेट होने लगी इटली, है ना। अगर आप लोग को इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। देखो आज हम लोग यही क्लास में रखते हैं, अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग के पास ये बुक है तो आप लोग इसको प्रिंट आउट करवा लेना, अगर नहीं है तो प्रिंट आउट करवा लेना, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चले तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखो आप लोग इसको आगे पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने जो अभी पढ़ाया है रिवॉल्यूशन 1848 का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ आना चाहिए। फिर इफेक्ट्स क्या हुआ 1813 रिवॉल्यूशन का, है ना। तो चार्ल्स 10 आए तब हमारा 1830 हुआ, और लुइस 18 आए तब हमारा लुइस फिलिप जो आया तब हमारा 1848 हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना हम लोग, क्योंकि फिर इटाली का सारा चीज़ पढ़ना, इटाली जर्मनी, तो बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है। तो चलिए आप लोग के लिए बहुत हम लोग आपको शुक्रिया करते हैं ताकि आप लोग को मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, मेरे को सुन रहे हैं, अपनी क्लास को सुन रहे हैं, अपनी पढ़ाई जो है ढंग से कर रहे हैं। इसका जो है ना क्या बोलते हैं DPP, है ना, प्रैक्टिस सेट सारे आपको मिल जाएंगे ऐप पर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, नोट्स वोट्स सारे मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।